दोस्तों, हमारे बीच जत्था पहुंचा है और आप सब लोग जानते हैं कि जत्थे का सवाल क्या है। हमारा सवाल है कि इस देश के अंदर जो बढ़ती हुई बेरोजगारी है, उस बेरोजगारी पे लगाम लगाया जाए, उस बेरोजगारी को रोका जाए। इसीलिए हम कह रहे हैं, इस लॉन्ग जत्थे के माध्यम से जो हमारा जत्था कन्याकुमारी से निकला है, कन्याकुमारी से निकलकर हम तमाम राज्यों से होते हुए इसको पंजाब के हुसैनी बाला तक ले जाएंगे, जहां भगत सिंह की याद हमसे जुड़ी हुई है। और हम मांग कर रहे हैं कि तमाम बेरोजगार नौजवानों को या तो रोजगार दिया जाए या फिर जो बेरोजगार हैं उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। ये सवाल आज हमारे सामने है। ये सवाल हम क्यों उठा रहे हैं? ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं कि देश के अंदर लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है, लगातार अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। इसकी वजह से जो परिस्थिति पैदा हुई है कि हम नौजवानों के सामने जानबूझकर एक कम्युनल डिजाइन प्रस्तुत किया जा रहा है। और ये कम्युनल डिजाइन इसलिए प्रस्तुत किया जा रहा है कि हम अपने बेसिक इश्यूज पे बात न करें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जब हम 2014 में जीत करके आएंगे तो हम नौजवानों के लिए 2 करोड़ रोजगार पैदा करेंगे। लेकिन स्थिति क्या है? स्थिति यह है कि कल अखबार में एक रिपोर्ट आई है, अचानक से उत्तर प्रदेश में टीसीएस ने अपनी कंपनी बंद कर दी। और टीसीएस ने जब अपना ब्रांच बंद किया, 2000 लोगों की नौकरी वहां से चली गई। अकेले बैंगलोर में 9000 हाई स्किल्ड लोगों का रोजगार छीना गया है। और देश के अंदर जो ये बेकारी की परिस्थिति है, इसको डाइवर्ट करने के लिए आज हमारे सामने गाय को बचाने की बात की जा रही है। आज हमारे सामने मंदिर को बचाने की बात की जा रही है। आज हमारे सामने रिलीजन की बात को बचाने की बात की जा रही है। हम स्पष्ट तौर पे कर देना चाहते हैं कि यह हिंदुस्तान, इसका इतिहास मानवता को बचाने का इतिहास रहा है। इसीलिए जब हम धर्म की बात करते हैं तो धर्म का मतलब यह नहीं होता है कि आप भावना भड़कने के नाम पे, भावना बचाने के नाम पे, गाय के नाम पे आप इंसानों की हत्या कर देंगे। अरे धर्म का मतलब क्या होता है? धर्म का मतलब यह होता है कि इंसान ने भगवान को नहीं बनाया है, भगवान ने इंसान को बचाया है। जब भगवान ने इंसान को बनाया है तो भगवान के बचाए इंसान को बचाना ही धर्म है। हम इंसान भगवान को नहीं बचाएंगे, भगवान इंसान को बचाएंगे। इसीलिए भगवान को बचाने के नाम पे जो इंसान का कत्लेआम किया जा रहा है, जो उनको मॉब लिंचिंग किया जा रहा है, इसका हमको पुरजोर खिलाफत करनी होगी, इसका हमको पुरजोर विरोध करना होगा दोस्तों। इसीलिए हम बार बार अपने बेसिक इश्यूज पे लौट करके आते हैं और हम कहते हैं कि नौजवानों का सवाल ये नहीं है कि वो धर्म को कैसे बचाएगा, नौजवानों का सवाल ये है कि वो इंसानियत को कैसे बचाएगा, वो मानवता को कैसे बचाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा सवाल ये है कि सबको रोजगार मिलना चाहिए, सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, किसानों को उनके फसल का पूरा दाम मिलना चाहिए, मजदूरों को पूरी मजदूरी मिलनी चाहिए। और इस देश के जो शोषित लोग हैं, जो ऑप्रेस्ड लोग हैं, उनके ऊपर एट्रोसिटीज बंद होनी चाहिए। हम सब जानते हैं कि इस देश के अंदर महिलाओं की क्या स्थिति है। हर एक दिन लगातार उनके साथ बलात्कार किया जाता है, उनके साथ घरेलू हिंसा की जाती है। और बात सिर्फ महिलाओं की नहीं है, आप इस देश में देख लीजिए कि किस तरीके से दलितों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। और जब हम दलित अत्याचार की बात करते हैं तो इस देश की रियलिटी क्या है? प्रधानमंत्री जी आकर के कहते हैं कि हमने दलित कैंडिडेट दिया है, हमने कोविंद को राष्ट्रपति बनाना सोचा है। और रामविलास पासवान साहब कहते हैं कि जो कोविंद साहब का विरोध करेगा उसका मतलब दलित विरोध है। मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ऊना के अंदर जब सरेआम दलितों को पीटा जा रहा था, उस वक्त रामविलास पासवान के मुंह पे चुप्पी क्यों थी? उस वक्त प्रधानमंत्री जी मुंह क्यों नहीं खोल रहे थे? और वहां हमने सवाल उठाया है कि गाय की पूछ आप रखिए, हमें गाय की पूछ नहीं बचानी है, हमको हमारी जमीन बचाना है, हमको हमारा अपना आत्मसम्मान बचाना है। ये सवाल हमने उनके सामने रखा। और दोबारा से जब वो आंदोलन शुरू किया गया है आजादी कूच में, हमने ये सवाल उठाया कि 1 साल हो गए हैं, जो जमीन कागजों पे बांटी गई वो जमीन आज तक क्यों नहीं भूमिहीनों को उसका पोजीशन दिया गया है? तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। उल्टे ये लोग अरेस्टिंग का काम करते हैं, आंदोलन को खत्म करने की बात करते हैं। इससे एक बात बिल्कुल समझ में आती है
हम इस देश का इतिहास जब पलट करके देखते हैं तो हमें पता चलता है, जब 1984 का सिख राइट हो रहा था, सिख दंगा हो रहा था, तब देश के राष्ट्रपति ज्ञानी जेल से थे। इस देश के अंदर जब 2002 का दंगा हो रहा था, सरेआम जहां मुसलमान महिलाओं के गर्भ से बच्चों को निकालकर तलवार की नोक पर रख करके उसकी जान ली जा रही थी, तब इस देश के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आजाद थे। और आज जब सरेआम गाय के नाम पे दलितों को पीटा जा रहा है, रोहित वेमुला की हत्या की जा रही है, नजीब को कैंपस से गायब किया जा रहा है, तब रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाने की बात की जा रही है। हमको इस पॉलिटिक्स को समझना पड़ेगा दोस्तों, इसीलिए बार बार हमको बेसिक इश्यूज की बात करनी पड़ेगी। और वो बेसिक इश्यूज जस्टिस का सवाल है, सबके एजुकेशन का सवाल है, सबके रोजगार का सवाल है, महिलाओं के लिए न्याय का सवाल है, सबके लिए लिटरेसी की बात है। और जब मैं लिटरेसी की बात करता हूं तो मुझे अक्सर पिछला विधानसभा चुनाव याद आ जाता है, जहां प्रधानमंत्री जी का भाषण जो तैयार किया था उसको सोमालिया मालूम था, केरला नहीं मालूम था। इसीलिए उन्होंने कहा कि केरल जो है वो सोमालिया है। तब केरल के लोगों ने कहा पोमोने मोदी। जब केरल के लोगों ने कहा है पोमोने मोदी, और हमने जब यहाँ एक नंबर बनाया है तो याद रखिएगा कि जीरो को जब जीरो से मिलाते हैं तो जीरो होता है, लेकिन एक के ऊपर हम जितना जीरो डालते जाएंगे हमारा नंबर बढ़ता जाएगा। इसीलिए मैं आपके इस स्पिरिट को सलाम करना चाहता हूँ। और यहाँ पे एक खेल होता है, उस खेल के बारे में आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, पुलिकली। पुलिकली में हम लोग टाइगर बन करके खेलते हैं। ये खेल नहीं है, इस देश को बचाने का सवाल है। हम सच में टाइगर बनकर के इनके सामने खड़े हो जाएंगे और देश को बर्बाद नहीं करने देंगे। ये सवाल आज हमारे सामने है दोस्तों। ये जो सिचुएशन है और जिस स्पिरिट के साथ केरला के लोगों ने लॉन्ग मार्च का स्वागत किया है, जिस स्पिरिट के साथ हमारे साथी रात को झंडे लगा रहे थे, बारिश में भीग करके छाते लेकर के हमारे सामने खड़े हैं, इस स्पिरिट को हम देश के अनेक राज्यों में लेकर के जाएंगे, इसको घर घर पहुंचाएंगे और इन संघ परिवार के लोगों को इस देश को बर्बाद नहीं करने देंगे दोस्तों। इसीलिए आज जो देश के अंदर हो रहा है उसकी एक एक परिस्थिति को हमको समझनी पड़ेगी। आपको समझना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री बीएसएनएल को छोड़ करके जियो का प्रचार क्यों करते हैं। आपको समझना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ फोटो खिंचवाते हैं लेकिन जुनैद के भाई के साथ फोटो नहीं खिंचवाते हैं, पहलू खान के भाई के साथ फोटो नहीं खिंचवाते हैं। और वो जो घोष बाबू बसीरहाट में मारे गए हैं, मोदी जी पहलू और जुनैद तो मुसलमान है, समझ में आता है कि आपको एक हिंदू राष्ट्र बनाना है तो आप पहलू खान और जुनैद के परिवार के लोगों के साथ फोटो नहीं खिंचवाएंगे। आप सेल्फी विद सन ऑफ अखलाक नहीं करेंगे, आप सेल्फी विद डॉटर ऑफ अखलाक नहीं करेंगे। लेकिन मुझे बताइए, बसीरहाट में जो घोष बाबू मारे गए हैं भीड़ के द्वारा, उनकी जो मॉब लिंचिंग की गई है वो तो हिंदू थे, उनके परिवार के साथ फोटो खिंचवा लेते तब समझ में आता कि आप किसके साथ खड़े हैं। दरअसल आपको ना हिंदू धर्म से कोई लेना देना है, ना आपको मुसलमान धर्म से कोई लेना देना है। आपको तो सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी को खत्म करके कॉर्पोरेटोक्रेसी बहाल करनी है। इसीलिए परसों की रिपोर्ट है साथियों, उस रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि जो हमारे सेक्रेटरी जी अपॉइंट होते हैं, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं, जो होम सेक्रेटरी होते हैं, उस पोस्ट को यूपीएससी के द्वारा फिल किया जाता है। जो सेलेक्टेड आईएएस होते हैं उनको प्रमोट करके सेक्रेटरी बनाया जाता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक नया प्रपोजल लाया है कि अगर आप आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ हैं, अगर आप एचडीएफसी बैंक के सीईओ हैं, अगर आप रिलायंस के सीईओ हैं, आपको डायरेक्ट वहां से उठा करके सेक्रेटरी के पोस्ट पे अपॉइंट कर दिया जाएगा। ये हम सवाल खड़ा करना चाहते हैं कि आपने योजना आयोग को बंद करके नीति आयोग बनाया, कल को हो सकता है कि आप यूपीएससी को बंद करके रिलायंस आयोग बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ये जो इंस्टीट्यूशन आप खत्म कर रहे हैं, इस डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को हम बर्बाद नहीं करने देंगे दोस्तों। और कॉर्पोरेटोक्रेसी के खिलाफ हम अपनी जो डेमोक्रेसी है उसको हर हाल में बचाएंगे। और उसी डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, उसी इलेक्टोरल सिस्टम को बचाने के लिए और उसी इलेक्टोरल सिस्टम में सुधार के लिए कि हमको 31% की नहीं 100% की सरकार चाहिए, इसीलिए हम इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात कर रहे हैं। साथियों, ये जो परिस्थिति आज मुल्क के अंदर है उसको लेकर के हमको एक स्पष्ट लाइन खींचने की जरूरत है। और वो लाइन मैं चंद्रप्पन को कोट करके बोलना चाहता हूं कि आज का समय यूनिटी एंड स्ट्रगल का टाइम है। अगर हम यूनिटी एंड स्ट्रगल की बात करते हैं तो जो हमारे पॉलिटिकल अपोनेंट हैं उनके साथ हम असेंबली और लोकसभा में लड़ेंगे भी,
लेकिन उनके साथ सड़कों पे उतर करके हम इस देश को बचाएंगे भी। ये यूनिटी एंड स्ट्रगल का टाइम है। जो फासिस्ट अटैक है, उस फासिस्ट अटैक को लेकर के हमको एक बड़ी लाइन खींचने की जरूरत है। और हम इस बात में नहीं पड़ना चाहते हैं कि यह फासिज्म जर्मनी और इटली की तरह ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है। जो भी है, इस देश के अंदर लोगों की जान जा रही है और इस जान को बचाने के लिए हमको एक यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की जरूरत है। और ये यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट लेफ्ट और डेमोक्रेटिक फोर्सेस को मिला करके बनना चाहिए। और केरला ने जो एग्जाम्पल प्रस्तुत किया है लेफ्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, इस मॉडल को हमको पूरे देश के अंदर अपनाना पड़ेगा। हम सब लोग जानते हैं कि जब पार्टी अलग अलग है, इसका मतलब डिफरेंसेज है। सीपीआई के आगे जितना ब्रैकेट लगा है वो डिफरेंसेज के चलते लगा है। कोई कहता है कि पीपुल्स डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन होगा, कोई कहता है डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन होगा, कोई कहता है पावर कम्स थ्रू द बैटल, कोई कहता है कि पावर जो है वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से आएगा, कोई कहता है कि हम रिविजनिस्ट हैं, कोई अपने आप को एक्स्ट्रा रेवोल्यूशनरी समझता है। हम इस डिटेल में नहीं जाना चाहते हैं। हम सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं कि एसी कमरे में बैठकर फासिज्म के ऊपर पेपर लिखने से फासिज्म रुकने वाला नहीं है। फासिज्म को रोकने के लिए हमको सड़कों पे उतरना पड़ेगा और सड़क पे उतरने के लिए जो भी फोर्सेस तैयार है उसके साथ हमको डेमोक्रेटिक अलायंस करना पड़ेगा। ये मजबूत आवाज केरला से निकलने की जरूरत है। ये मजबूत आवाज को जो लेफ्ट फोर्सेस हैं, जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं, जो प्रोग्रेसिव फोर्सेस हैं, उसको कोऑर्डिनेट करने की जरूरत है। अगर ये कोऑर्डिनेशन हम करने में कामयाब होते हैं तो बता देते हैं कि कितनी भी कोशिश कर लें कि जेडीयू आरजेडी के अलायंस तोड़ने का, आप अलायंस तोड़वा दीजिए, आप सीबीआई का छापा पड़वा दीजिए, लेकिन आपकी सत्ता सुरक्षित रहने वाली नहीं है। क्योंकि हिंदी में एक बात कही है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, मोदी हट जाओ कि लॉन्ग मार्च निकल चुका है। ये बात हम लोगों को कह देना चाहते हैं। इसीलिए दोस्तों, जो सिचुएशन है बेसिक इश्यूज का, उसके बारे में आप भली भांति वाकिफ है। और बार बार जो हो रहा है इस देश के अंदर ऑपरेस्ट लोगों के साथ, उस ऑपरेस्ट को हमको यूनाइट करने की जरूरत है। और जो संघ परिवार का नाटक है हिंदू धर्म को बचाने का, उस पर एक सवाल खड़ा करना है कि तुम कहते हो कि मुसलमानों को इस देश में नहीं रहना चाहिए। मोहम्मद रफी भी मुसलमान थे और मोहम्मद रफी ने गाना गाया है, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है प्यारी, एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी। ये गाना तो मोहम्मद रफी ने गाया है और ये गाना हिंदुओं के मंदिरों में बजता है। लेकिन हम तुमको डिस्ट्रॉय नहीं करने देंगे और तुम्हारा धर्म के प्रति जो आस्था है उसकी सच्चाई हम भली भांति जानते हैं। तुम कहते हो कि यह देश सिर्फ हिंदुओं का है, हम कहते हैं